नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक विशेष मुलाकात की। मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा के बीच हुई है। इस दौरान सीएम धामी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ सीएम धामी ने जेपी नड्डा की दीर्घायु की कामना भी की। इस दौरान राज्य के विकास को लेकर कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा भी हुई है। तो ये तस्वीरें मुलाकात के समय की है। आत्मीय मुलाकात इसे कहा जा सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उनके जन्मदिन के अवसर पर बुके प्रदान करके उन्हें शुभकामना दी, उनके दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना की और दोनों की भाव भंगिमाएं उनकी आत्मीयता को बता रही थी। इस मुलाकात के दौरान राज्य के विकास को लेकर और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पैठ को और मजबूती देने के लिए, उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने के लिए 2025 तक की जो संकल्पना तैयार की गई है उसे मजबूत आधार देने के लिए दोनों के बीच मंथन भी हुआ, चिंतन भी हुआ। और आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पद जल्द भरे जाएंगे। प्रभारी सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग डॉक्टर आर राजेश कुमार द्वारा स्वास्थ्य महानिदेशालय में स्वास्थ्य विभाग की वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई है। समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को मद्देनजर रखते हुए दवाइयों की कमी को दूर किए जाने पर भी चर्चा की गई। प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चिकित्सा इकाइयों में रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही नवसृजित और निर्माणाधीन चिकित्सा इकाइयों में पदों को सृजित कर शीघ्र भरने के लिए कवायद की जाए ताकि नवनिर्माण चिकित्सा इकाइयों का लाभ आम जन तक पहुंच सके। प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार द्वारा यह भी बताया गया कि ये देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य इकाइयों में दवाइयों की कमी देखी जाती है, जो कि निंदनीय विषय है। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सभी चिकित्सा इकाइयों में हो, जिसके लिए पहले से कार्य योजना बने ताकि समय पर दवाइयों के स्टॉक की पूर्ण जानकारी हो। बैठक में प्रभारी सचिव द्वारा हेल्थ और वेलनेस सेंटर की समीक्षा भी की गई है। तो ट्रांसफर तो एक रूटीन प्रोसेस है और जब समय आएगा तो वो लिस्ट आउट होगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है HR मैन पावर की जो कमी है जो अभी फ़िलहाल नर्सेस में है। अब चिकित्सा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा दोनों संवर्ग मिला के हमारे 2600 नर्सेस हैं जो हम लोग इमीडिएटली भर देंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य का तो मेरे ख्याल से इमीडिएटली विद इन वीक्स टाइम हम प्रोसेस शुरू कर देंगे। और चिकित्सा शिक्षा में जो नर्सेस हैं वो हम लोग कैबिनेट में अभी ले जाएंगे। इसके अलावा जो 664 पद हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के, उसको भी हम लोग अभी इसमें रिजल्ट अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन में आपका आउट हो जाएगा। और बाकी 820 ANM के पद हैं, उसको भी हम लोग अभी फिलअप करने का प्रोसेस हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो इससे जितनी भी मैन पावर रिलेटेड कमियां हैं उस लैकुने को हम लोग फिल कर रहे हैं। और इधर धर्मनगरी हरिद्वार में बिल्डर्स द्वारा लगातार अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जिसमें लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। ऐसे में हरिद्वार जिला प्रशासन अवैध कॉलोनियों पर सख्त नजर आ रही है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी के निर्देश पर विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक 250 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। विकास प्राधिकरण की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद से बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही है क्योंकि बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियां काटी गई थी और इसका खामियाजा स्थानीय निवासियों को भुगतना पड़ रहा था क्योंकि बिल्डर द्वारा वहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी और इसी को लेकर हुए अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। लगभग 250 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को सील भी किया जा चुका है। अब देखना होगा कि विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही इस कार्रवाई के बाद से अवैध कॉलोनियों का कार्य रुक सकेगा या फिर ये निर्माण निरंतर जारी रहेगा। प्राधिकरण की तरफ से ये कार्रवाइयाँ
पिछले 7-8 महीने से लगातार चल रही हैं और अवैध कॉलोनियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ काट दी गई थी। उसका असली खामियाजा सीधी साधी भोली भाली जनता को उठाना पड़ रहा था। बिल्डर अवैध कॉलोनियाँ काट के निकल जाते हैं और उसके बाद न तो वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वाटर लॉगिंग हो गई, सड़कें नहीं हैं, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, नक्शे पास नहीं हैं। तो इसमें ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना बहुत आवश्यक है और उसी क्रम में ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। लगभग 250 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियों को सील किया जा चुका है और अब उसमें कुछ नक्शे भी आने शुरू हो गए हैं। उसको रेगुलराइज कराने के लिए उस पर भी विचार किया जाएगा। जिनके नहीं आएंगे वहाँ डिमोलिशन की भी कार्रवाई अब प्रारंभ होगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से सील चल रही हैं। 3 बड़ी कार्रवाइयाँ हुई थी। इसमें भगवानपुर में एक बहुत बड़ी दवा की फैक्ट्री बन रही थी और वहाँ भी सीलिंग की कार्रवाई की गई है। 2 कॉलोनियाँ और सील की गई हैं और फ्राइडे को 6 कॉलोनियाँ और सील की जा रही हैं। तो आपने देखा कि जिला प्रशासन की तरफ से जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से ये कॉलोनियां खड़ी की जा रही थी वो तय मानदंडों को पूरा नहीं कर रही थी और तय मानदंडों को पूरा नहीं करने की वजह से कई बार लोगों ने इसकी शिकायतें भी की। सरकार प्रशासन तक इसकी भनक पहुंचती है और अब जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई को पुख्ता करने के लिए बड़ी पहल की जा रही है। उन अवैध निर्माणों को रोक दिया गया है, रोकने की बात कही जा रही है, जो कहीं ना कहीं से आने वाले समय में अतिक्रमण की एक बड़ी कहानी लिख सकती है, जिन पर बाद में बुलडोजर चले। पहले इससे बेहतर है कि पहले ही ऐसे अवैध निर्माण को रोक दिया जाए। जिला प्रशासन ने अब इस ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है और अब उम्मीद की जा रही है कि ऐसी जितनी भी इलीगल कॉलोनीज हैं उनको रोकने और उनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और फिर सही मानदंडों के अनुसार इनका निर्माण पुनः शुरू किया जा सकेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बात जनपद ऊधम सिंह नगर की कर लेते हैं, जहां खटीमा में एसडीएम रविंद्र बिष्ट और नगर पालिका प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत व्यापारियों द्वारा हाईवे पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया, साथ ही कुछ व्यापारियों के सामान भी जब्त किए गए। इस दौरान कई व्यापारियों के चालान भी काटे गए और वहीं रोड पर खड़ी गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। साथ ही प्रतिबंधित पॉलिथीन इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे गए। साथ ही एसडीएम ने मुख्य बाजार में स्थित मीट व्यवसायियों की दुकानों का निरीक्षण करते हुए उन्हें सचेत किया और नियम के विरुद्ध दुकान लगाने पर दुकान सील करने का निर्देश दिया गया। दरअसल शहर के अंदर व्यवसायियों द्वारा हाईवे पर अतिक्रमण की वजह से अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही थी और ऐसे में आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। स्कूली छात्र छात्राओं को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। कई बार ऐसे अतिक्रमण दुर्घटनाओं का सबब भी बने हैं। दुर्घटनाओं की संभावना निरंतर बनी रहती थी, जिस संदर्भ में प्रशासन लगातार सतर्कता बरतने के निर्देश दे रहा था, लेकिन अतिक्रमण खत्म नहीं हो रहा था। अंततः प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई की गई है, अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है और एक स्कूली छात्रा ने यह भी बताया कि अतिक्रमण की वजह से जाम लग जाता था, अक्सर स्कूल पहुंचने में देरी होती है और दुर्घटना की संभावना रहती है। एम्बुलेंस को भी कई बार फंसना पड़ता है। एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने इस बाबत ये बताया कि शहर के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर व्यापारियों के चालान काटे गए हैं और सीधे सीधे उन्हें चेतावनी दी गई है कि दोबारा ऐसा करने पर, दोबारा अतिक्रमण होने पर इससे भी बड़ी कार्रवाई के लिए लोग तैयार रहे। काफ़ी शिकायत आई थी कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ठेली वालियों ने और अन्य लोगों ने इतना ज़्यादा जाम लगा दिया कि आम जनता को आने जाने में भी बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है। लिहाजा हमने इसके यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इसमें कईयों के चालान काटे और कईयों का सामान भी जब्त कर दिए गए और उनको सख्त चेतावनी की दोबारा अगर इनका दिख गया तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल में मुर्गे और ये मछली वाले गली में भी हम आए, यहाँ पर हमने उनको बता दिया कि अपने हाइजीन के हिसाब से जाली लगाकर इसका वो करेंगे, अन्यथा इनकी हम दुकान को सील कर देंगे। बार बार इनका आदत है कि दोबारा से अतिक्रमण एक बार हम हटाते हैं तो दोबारा अतिक्रमण लगाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। दोबारा हम कल फिर आएंगे और फिर अतिक्रमण मिलेगा तो आगे तो अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त है और इधर धर्मांतरण को लेकर सरकार सख्त है। उत्तराखंड विधानसभा में धर्मांतरण पर सख्त कानून बनने से देश के संत समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई है। तमाम साधु संतों की ओर से इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं दी जा रही है। इतना ही नहीं, ट्विटर पर भी आज देश में
धर्म रक्षा धामी नंबर 1 पर ट्रेंड करता हुआ देखा गया है। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा धर्मांतरण कानून में बदलाव करके धर्मांतरण कराने वाले को 10 साल तक की सजा और 50,000 तक के जुर्माने की सजा तय कर दी गई है। ऐसे में हरिद्वार के साधु संतों ने धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही धामी सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। बता दें कि धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाने की प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही जता चुके थे। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल बैठक में धर्मांतरण पर कानून बनाने के प्रस्ताव को पास किया गया था। देखिए, धर्मांतरण बहुत प्रकार से बहुत जगह पर चल रहा था और ये हमारे लिए बहुत चिंता नहीं, बहुत गंभीर विषय भविष्य में बनता जा रहा था। पता ही नहीं लग रहा था कहाँ कहाँ ये मतांतरण और धर्मांतरण किस प्रकार के प्रलोभन देकर हो रहा है, किस प्रकार से बहलाया फुसलाया जा रहा है। कई लोगों को जिनको जानकारी नहीं है उनको धर्मांतरित कराया जा रहा था। इसलिए हमने यह प्रावधान कर दिया है, कल हमने विधानसभा में भी विधेयक के माध्यम से भी, कि अब उत्तराखंड की धरती पर कोई भी धर्मांतरण नहीं कर पाएगा और धर्मांतरण करने में कहीं किसी का नाम आएगा तो 10 साल तक की उसे कैद होगी और धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को पहले जानकारी देनी होगी। और हमने कहा है कि हम सबसे कठोर कार्रवाई धर्मांतरण पर चाहते हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं। हमने उस पर कानून बना दिया है। आपकी सरकार में जिसके बाद बुधवार को राज्य सरकार की ओर से विधानसभा के पटल पर धर्मांतरण कानून को प्रस्तुत किया गया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री धामी द्वारा लाए गए इस कानून को लेकर अब देश भर में साधु समाज आनंदित है। सभी साधु संतों में खुशी की लहर है। दरअसल सिर्फ साधु संत ही नहीं बल्कि युवा, महिलाएं, बच्चे हर तरफ धामी सरकार के इस बड़े फैसले की चर्चा हो रही है। सभी लोग धामी के फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं। ऐसे में स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि धामी जी के इस कानून से पूरे देश का संत समाज आनंदित है। धर्मांतरण रोकने के लिए मुख्यमंत्री धामी एक कठोर कानून लेकर आए हैं। मैं अत्यंत आनंदित और आह्लादित हूँ। पूरा संत समाज और भारत में एक विशेष प्रकार का उत्साह है आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के सत्प्रयास का। धर्मांतरण के लिए एक बड़ा कठोर वह कानून लेकर आए हैं। तो वहीं वासुदेवानंद महाराज ने कहा, मुख्यमंत्री धामी ने धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये देश और समाज के लिए बेहद हितकारक है। मुख्यमंत्री धामी जी ने बलात् मतांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बहुत ही प्रांत और देश और समाज के लिए हितकारक है। स्वामी परमात्मानंद जी ने कहा कि जो लोग बल से या कपट से धर्मांतरण करते हैं वो सबसे बड़ा पाप है। उत्तराखंड सरकार ने ये कानून पास करके नया उदाहरण दिया। इसके लिए धामी जी को साधुवाद दिया। बल से या कपट से धर्मांतरण करते हैं वो सबसे बड़ा पाप। उत्तराखंड सरकार ने ये विधेयक पास करके ये भावनाओं की रक्षा के लिए सेक्युलरिज्म का उदात्त उदाहरण दिया है। बालकानंद जी महाराज ने कहा, मुख्यमंत्री धामी जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं वे समाज हित में इसी प्रकार से कार्य करते रहें। पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे बहुत प्रिय है, हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हुए और भगवान शंकर केदारनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनको शक्ति प्रदान करें कि वो अपने द्वारा देश हित और समाज हित में इसी प्रकार कार्य करते रहें। स्वामी रविंद्र पुरी जी ने कहा, इस कार्य के लिए मोदी जी और धामी जी को साधुवाद। धामी जी ने ये कानून बनाकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। अन्य राज्यों को भी ऐसे कानून बनाने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने धर्मांतरण कानून बनाकर एक ऐतिहासिक कार्य किया है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐतिहासिक कदम है। अन्य प्रदेशों को भी ऐसा ही कठोर कानून अपने राज्यों में बनाना चाहिए। राजेश्वरानंद जी महाराज ने कहा, मुख्यमंत्री धामी जी के दूरदर्शी कदम की सराहना करता हूँ। मुख्यमंत्री के इस दूरदर्शी कदम की सराहना करता हूँ। इन्होंने ये जो दूरदर्शी कदम उठाया है। इसी तरह से चारों तरफ सीएम धामी के फैसले और सराहनीय कार्य की चर्चा हो रही है। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट।
तो धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बन गया है और अब इस सख्त कानून को इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। उम्मीद है कि प्रशासन जैसे कानून बना है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी इतनी ही गंभीरता, इतनी ही संजीदगी दिखाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तस्वीरें आपके सामने आ चुकी हैं। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी देने के लिए हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कैंप कार्यालय रोशनाबाद से आजादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा तैयार मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जनपद के सभी ब्लॉकों में भ्रमण करते हुए ये वैन किसानों को फसल बीमा के संबंध में संपूर्ण जानकारी देगी। वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचे, इसके लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसान योजना का फायदा सब तक पहुंचे, ऐसा रखा गया है। किसानों को अगर फसल बर्बादी से जूझना पड़ता है तो उन्हें बीमा के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये मोबाइल वैन पूरे जिले में प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएगी। बीमा योजना है और इसका एक प्रचार प्रसार का रथ की हमने हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे किसान भाई हैं इस योजना का लाभ उठाएं, ताकि फसल यदि उनकी नुकसान होता है तो उसका समुचित उनको बीमा की राशि मिल सके। जी, पूरे जिले में ये सभी ब्लॉकों। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद जनपद में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी कड़ी में नानकमत्ता थाना क्षेत्र में खटीमा से किच्छा जाने वाली प्राइवेट बस की जबरदस्त टक्कर हुई है, जिसमें बस में बैठे एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई और 6 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। सड़क दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए उप जिला चिकित्सालय खटीमा पहुंचाया, जहां घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ खटीमा के थाना क्षेत्र में एक 4 पहिया वाहन गांव में पलट गया, जिसमें 6 सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी घायलों को उप जिला चिकित्सालय में पुलिस द्वारा भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है और मामले में जांच जारी है। हालांकि आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हमने आपको खटीमा से खबर दिखाई थी कि खटीमा में सड़कों की हालत खस्ता हाल है और खस्ता हाल सड़कों की वजह से लगातार यहां पर दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है और इस कारण लगातार ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं। जिस तरीके से खटीमा में हादसों की संख्या बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण खराब हुई सड़कें हैं, जिस पर प्रशासन को ध्यान देना जरूर चाहिए। खेड़ा में एक बस का दुर्घटना हुआ है, जिसमें 6 लोग अस्पताल लाए गए, नागरिक चिकित्सालय खटीमा, जिसमें से एक को मृत अवस्था में लाया गया है महिला को। बाकी 5 लोग जो लाए गए हैं वो सभी को उपचार कर दिया गया। कुछ उसमें गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ मामूली रूप से घायल हैं, इन सभी को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। इसके अलावा कुटरा क्षेत्र में एक टेम्पो पलटने के कारण 6 लोग और घायल आए थे। जी के करीब सिसई खेड़ा है, तो यहाँ पे एक ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई। उसमें एक सितारगंज की तरफ से एक आल्टो आई थी जो ओवर स्पीड में थी, उसको बचाने के चक्कर में बस वाले ने थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ दिया, जिससे उसकी टक्कर ट्रक से हो गई। इसमें अभी तक जो बताया जा रहे हैं घायल, इसमें लगभग 6 घायल हैं, एक की डेथ बताई जा रही है। घायलों को खटीमा और सितारगंज हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। और आइए उत्तराखंड के पौड़ी की अब बात कर लेते हैं, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा के राष्ट्रीय राजमार्ग पैठाड़ी मार्ग से देर रात पैठाड़ी मार्ग में बड़ा हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसा हुआ जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। इस दौरान ट्रक में सवार ड्राइवर गंभीर रूप से चोटिल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पहुंचते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, साथ ही चालक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन उपचार के दौरान ट्रक चालक की मौत हो गई। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी शहर से खबर लेंगे, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व एड्स दिवस के अवसर पर छात्र और छात्राओं को एक जागरूकता रैली के माध्यम से बड़ा संदेश दिया गया। साथ ही विश्व एड्स दिवस पर छात्र छात्राओं की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने वाद विवाद और पोस्टर के जरिए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान कार्यक्रम में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुंवर ने लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करते हुए बहुत सारी जानकारियां दी। साथ ही उन्होंने कहा कि
जनपद में 299 एड्स के मरीज हैं, जिनमें से 105 मेल हैं और 101 फीमेल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनपद में एड्स को लेकर समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ताकि एड्स जैसी बीमारी पर अंकुश लगाया जा सके। हमारे एनटीपी स्टाफ, अदर रीच वाले और आपका स्टाफ इस प्रतिवर्ष की तरह आज 1 दिसंबर 2022 को हमने विश्व एड्स दिवस मनाया, जिसमें हमने छात्रों की यहाँ से छात्राओं की एक रैली निकाली और उसमें जागरूकता के जितने मैसेज थे और बैनर करके, और उसमें रैली में जो भी यहाँ पे जागरूकता से लेके जो भी रैली निकाली गई, और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे वाद विवाद और एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए एक पोस्टर कंपटीशन भी था और एक दूसरा वाद विवाद प्रतियोगिता भी थी। उसके बाद जितने भी यहाँ पे हमारे एड्स से रिलेटेड जो NGOs हैं और उससे रिलेटेड जितने समन्वयक यहाँ पे काम करते हैं, उन सभी ने और डॉक्टरों ने मिलकर अपनी एक्सपर्टीज़ यहाँ पे जितनी भी इससे विषय में एक्सपर्टीज़ थे अपने अपने विषयों को अच्छी तरीके से साझा किया छात्रों के साथ। एवं पूरे जनपद में अभी कोटद्वार में भी 2 जगह इस प्रकार की एक्टिविटीज़ की जा रही है और जितनी भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में है, हमारे यहाँ पे हैं जनपद पौड़ी गढ़वाल में, वहाँ पे भी जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से। इधर रामनगर की अब बात करते हैं, जहां कार्बेट पार्क में महिला जिप्सी चालकों ने ट्रायल किया, जिसमें महिला जिप्सी चालकों ने ट्रायल लेने के बाद आपत्ति जताई। कार्बेट प्रशासन ने महिला जिप्सी चालकों से कार का ट्रायल सितंबर 2022 में लिया था और इस ट्रायल से महिला जिप्सी चालक असंतुष्ट नजर आई थीं, जिसमें महिलाओं ने कहा था कि जंगल में रास्ते कठिन होते हैं, ये वाहन काफी बड़ा और चौड़ा है। उन्होंने कहा कि जिप्सी की तरह ही अगर वाहन होता तो बेहतर रहता। उसी को देखते हुए फिर से महिला जिप्सी चालकों का ट्रायल करवाया गया, जिसमें महिलाओं ने फिर से इस वाहन से असंतुष्टि जाहिर की। जिप्सी ड्राइवर्स द्वारा वाहन को चलाने के बाद उसमें कई प्रकार की खामियां निकाली गई है। वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए कार्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे का कहना है कि हमारा प्रयास है कि महिला जिप्सी चालकों को जल्द से जल्द वाहन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए 2 से 3 बार ट्रायल कराया जा चुका है। कुछ सुझाव महिला जिप्सी चालकों द्वारा बताए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस संबंध में हमारे द्वारा जो कार वाली संस्था है उनसे भी बात की गई है, उनके द्वारा संशोधन करके दोबारा से जिप्सियां कार्बेट प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएंगी और उसके हिसाब से ही आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी। इधर उत्तराखंड के रामनगर के गारजिया और ढिकुली क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग कार्यालय पहुंचकर रोष व्यक्त किया, जहां ग्रामीणों ने कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए अधिशासी अभियंता तरुण बंसल का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि वो काफी समय से क्षेत्र में स्थित कोसी नदी के पानी को लेकर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन लंबे समय से नदी में पानी न आने के कारण ग्रामीणों को आगे एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये भी कहना है कि अगर महिलाएं गर्जिया क्षेत्र में स्थित कोसी नदी से पानी लेने जाती हैं तो वहां असामाजिक तत्वों द्वारा उनकी वीडियोग्राफी करने के साथ ही उनके साथ अभद्रता की जाती है। ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता से समस्या का शीघ्र ही समाधान करने की मांग की है। वहीं मामले में अधिशासी अभियंता तरुण बंसल ने बताया कि उनके द्वारा पहले भी इसके लिए 64 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन वो मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि अब ये प्रस्ताव धनराशि कम करते हुए 3.5 लाख रुपए का जिला अधिकारी को भेज दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि बजट की कमी के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही अधिशासी अधिकारी ने ग्रामीणों को ये भरोसा दिया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। आइए बात मसूरी की कर लेते हैं। मसूरी में नगरपालिका द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को लेकर लगातार लोगों द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मसूरी नगरपालिका द्वारा मसूरी के ही शहीद स्थल और रोपवे के बीच में बिना MDDA से अनुमति लेकर कैफेटेरिया और म्यूजियम के नाम पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। वहीं शहीद स्थल पर स्थापित मूर्ति के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। इसे लेकर राज्य आंदोलनकारी भी भारी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। हाल ही में मसूरी भाजपा मंडल की कार्यकर्ताओं की बैठक में कार्यकर्ताओं ने मसूरी नगरपालिका में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार और शहीद स्थल की मूर्ति से हो रही छेड़छाड़ को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सामने
ये पूरा मामला रखा था, जिस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष और जिलाधिकारी सोनिका सिंह को फोन करके तत्काल नगरपालिका द्वारा शहीद स्थल पर पालिका द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण के कार्यों को रोकने और निर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए। मसूरी एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि लोगों द्वारा की जा रही शिकायत का अवलोकन करके नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। नगर पालिका से रिपोर्ट ली है, उनकी रिपोर्ट लेकर के जैसे भी उसमें होगा उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। को लेकर के हमने अभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका से रिपोर्ट ली है, उनकी कुछ दिन पूर्व जो हमारी यहाँ पर पार्टी की बैठक हुई थी, माननीय मंत्री जी वहाँ पर आए थे और उनके संज्ञान में कुछ लोगों द्वारा जो है ये लाया गया था कि जो एमवीडी द्वारा चालान किया गया उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जो बीसी एमडीडी हैं उनको फ़ोन पे बात की थी कि जो भी इसमें कार्रवाई हो अतिशीघ्र उसमें कार्रवाई होनी चाहिए और मैं मानता हूँ कि जो गलत है उसमें कार्रवाई जरूर होगी। और क्या मानते हैं अधिकारी तो कार्रवाई करने को तैयार नहीं है? देखिए, हो सकता है थोड़ा समय लग रहा हो क्योंकि कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसका होमवर्क करना जरूरी होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो गलत है उस पर जरूर कार्रवाई हो। और आइए इधर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पहले नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार बतौर मुख्य अतिथि दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में खास बात ये रही कि एक बार फिर यूनिवर्सिटी टॉपर में लड़कियों ने ही बाजी मारी है, जिसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संकाय अध्यक्षों द्वारा कुल सचिव के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के तीनों कैंपस और अन्य एफिलिएटेड कॉलेजों के 150 शोध छात्र छात्राओं को पीएचडी डिग्री प्रदान की गई। वहीं 59 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिए गए। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कुलपति ने इस मौके पर गढ़वाल विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को गिनवाया, साथ ही सभी छात्र और छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। नीतिगत विषयों पर नीति आयोग भारत को दिए गए सुझावों को भारत यूपीएससी की प्रवेश परीक्षा। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।